जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएसआई 2025 का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है। जो चैप्टर स्पेसिफिक है, वो जो सेक्शन है वो है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ये है पार्ट 6। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू इट। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनसे भी करवाइए, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, Which commission makes recommendations regarding the adjustment of boundaries of parliamentary and assembly constituencies? ये यहाँ पे एंड है, ठीक है। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? ऑप्शंस हैं सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय सर्वेक्षण, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का परिसीमन आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय सूचना आयोग, या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग। सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज अ कंपोनेंट ऑफ विच स्कीम? प्रति बूंद अधिक फसल किस योजना का एक घटक है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, या फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री दैट इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन रॉ मटेरियल्स टू प्रोडक्ट्स? यानी कि देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? इसका कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि कच्चे माल से लेकर के कच्चे माल का जो प्रोडक्शन होता है उस इंडस्ट्री का, वो भी यहीं भारत में ही होता है। और जो कच्चे माल से जो प्रोडक्ट तक पहुंचता है वो भी सारा भारत में ही होता है। तो यानी कि एंड टू एंड सारा प्रोडक्शन वो भारत में ही होता है। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है? तो ऑप्शंस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, या फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यानी कि सूत से लेकर के शर्ट टी शर्ट यानी कि कपड़े तक, पहनने वाले कपड़े तक, पूरी तरीके से भारत इस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर है। ठीक। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको पहले यूपीटीयू कहा जाता था, हैज बीन ऑफिशियली रीनेम्ड एज इन 2015। यानी कि उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यूपीटीयू का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर किसके रूप में बदल दिया गया? सिंपल सी बात है, यूपीटीयू का नाम 2015 में जब बदला गया तो क्या रखा गया? इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, या फिर जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एकेटीयू भी कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है एकेटीयू। तो 2015 में यूपीटीयू का नाम बदल करके एकेटीयू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच शेड्यूल वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसके पहले जब मैंने वीडियो अपलोड करी है उसमें मैंने प्रॉपर शेड्यूल्स को लेकर के एक निमोनिक बताई थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। उसको दोबारा से देख लेना, अच्छे से रट लो, आप कभी नहीं बोलोगे कि कौन सी शेड्यूल में यानी कि कौन सी अनुसूची में क्या है, और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए अगर इस क्वेश्चन पे आए तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में आया था, और इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 9 और शेड्यूल 11 ऐड हुआ था। और इसी पार्ट 9 में आपको मिलेगा पंचायतें। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा। और उस समय कई बार ये पूछ लेता है कि जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया या फिर जब पंचायती राज का इंट्रोडक्शन हुआ, तो उस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन था? तो सही उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। नोट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, 11वीं है सूची। ठीक। ऑप्शन, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से
किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शंस है द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फाइनेंस कमीशन या फिर द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पार्लियामेंट। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 125। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज कंस्टिट्यूटेड फॉर एफडीआई रिफॉर्म्स एंड रैशनलाइजेशन ऑफ इट्स डेफिनेशंस। एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषाओं युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया है? गडगिल कमेटी, बिमल जालान कमेटी, मायाराम कमेटी या फिर अशोक दलाई कमेटी। सही उत्तर है ऑप्शन सी मायाराम कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following diseases is also known as African trypanosomiasis। निम्नलिखित में से किस रोग को अफ्रीकी ट्रिपनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस है डायबिटीज मेलिटस या स्लीपिंग सिकनेस, प्रोफीरिया या फिर स्ट्रोक। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्लीपिंग सिकनेस। तो ये जो बीमारी है अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस, ये एक पैरासाइटिक डिजीज है। एक पैरासाइट होता है ट्रिपनोसोमा ब्रूसी, उसके थ्रू ये फैलता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इसका वाहक कौन होता है या इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा किया जाता है। तो एक मक्खी होती है, टीएससी लिखा जाता है बट इसको पढ़ते सीसी है, ठीक है, टी साइलेंट होता है इसमें। तो सीसी जो फ्लाई होता है वो इसको ट्रांसमिट करता है, इस पैरासाइट को। नोट कर लें। Which constitutional amendment act added the right to form cooperative society to part 3 of the Indian Constitution? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? ऑप्शंस है 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 76वां संवैधानिक संशोधन, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सही उत्तर है ऑप्शन डी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसी में एक डीपीएसपी जोड़ा गया। कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए? 43B जोड़ा गया इसके तहत और पार्ट 9B जोड़ा गया इसमें, ठीक है। और इसी 9B में आता है क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लेकिन फंडामेंटल राइट में भी एक ऐड हुआ था, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 और सब क्लॉज C, यही ऐड हुआ था। और इसी आर्टिकल में कहा गया राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक। The Real Estate Regulation and Development Act (RERA) was passed in the year, यानी कि रियल एस्टेट स्थावर संपदा विनियमन और विकास अधिनियम वर्ष किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है 2012, 2016 या फिर 2018। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2016 में ये जो एक्ट है ये लाया गया था, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। और इसी के थ्रू एस्टैब्लिशमेंट हुआ था किसका? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो बेसिकली ये जो RERA है इसका मतलब ही होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये इसी के तहत, इस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया गया था 2016 में। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर ओरिजिनली प्रेजेंट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? तो देखो, मैं ऑलरेडी भी कई बार बता चुका हूं कि 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें 3 लिस्ट आती हैं, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टार्टिंग में देखो, मैं एक ऐसे बता दे रहा हूं, इनिशियली यूनियन लिस्ट में थे 97, अभी कितने हैं? 100, ठीक है। फिर स्टेट लिस्ट में थे 61 सब्जेक्ट्स पहले थे, ठीक है, 66 थे पहले, 66 थे, अभी कितने हैं? 61 है, ठीक। और कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 थे और अभी हैं 52। ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना। दोबारा से रिपीट कर दूं, इनिशियली यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, वर्तमान में 100 सब्जेक्ट्स है। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स थे, वर्तमान में 61 है। और कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 सब्जेक्ट्स थे और वर्तमान में 52 सब्जेक्ट्स है, ठीक। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। The right of fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act was enacted in the year। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन है 2016, 2015,
2014 या फिर 2013? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2013 में ये एक्ट बेसिकली लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द इफेक्टिव लिटरेसी रेट इज कैलकुलेटेड फॉर पीपल ऑफ और अबव ईयर्स ऑफ एज, यानी भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना किस वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है? ऑप्शंस हैं 7, 1, 5 या फिर 6। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 54, 50, 52 या फिर 56? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्टिकल 50। इसी में यह कहा गया है। बाकी के जो आर्टिकल्स हैं उनमें क्या मेंशन है? तो आर्टिकल 52 जो है वो कहता है भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके बारे में है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। फिर आर्टिकल 54 में क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 में क्या है? टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट। नोट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन? निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन का एक उदाहरण है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गूगल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा मिनी है या फिर मोजिला फायरफॉक्स है? सही उत्तर है ऑप्शन ए गूगल। गूगल ही एक सर्च इंजन है, बाकी के जितने भी हैं ये ब्राउजर्स हैं। Which revolution was associated with the Operation Flood launched in January 1970? जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी? ऑप्शंस हैं ब्राउन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन? सही उत्तर है ऑप्शन सी व्हाइट रेवोल्यूशन। ये दूध से संबंधित थी और इसको शुरू किया था किसने? वर्गीज कुरियन ने। किसने शुरू किया था? वर्गीज कुरियन। बाकी के जितने भी रिवोल्यूशन हैं, जैसे ब्राउन रिवोल्यूशन ये लेदर को लेकर के था, फिर गोल्डन रिवोल्यूशन जो है वो हनी को लेकर के था, ग्रीन रिवोल्यूशन आप सभी को पता है MS स्वामीनाथन इसके पायनियर थे और इसी के अंतर्गत HVY सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Who is known as the father of local self government in India? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कैनिंग, मेयो, डलहौजी या फिर रिपन? सही उत्तर है ऑप्शन डी रिपन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग एज एन ऑफेंस इन्वॉल्व्स ड्राइविंग ऑन एनी पब्लिक वे इन अ मैनर सो एज टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ, यानी कि किस तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है? ऑप्शंस है रैश एज वेल एज नेग्लिजेंट, अंधाधुंध या साथ ही साथ लापरवाही, रैश और नेग्लिजेंट, अंधाधुंध या लापरवाही, नेग्लिजेंट ओनली केवल लापरवाही या फिर रैश ओनली केवल अंधाधुंध? तो देखो, अगर यहाँ पे आप देखेंगे BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 में कहा गया है लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। तो 281 में क्या कहा गया है? यहाँ से अगर हम पढ़ेंगे, जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाता है या सवार होकर हाँकता है जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये एज इट इज जो भारतीय न्याय संहिता जो एक्ट आया है उसकी एक मैं यहाँ पे इमेज लगा करके रखा हूँ। ये ऑफिशियल है सेक्शन 281 और इसी में अगर आप देखेंगे तो उतावलेपन या उपेक्षा से, तो यहाँ पे आप देखेंगे या लापरवाही। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उपेक्षा यहाँ पे बेसिकली क्या है? वही लापरवाही, ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ पे साथ ही साथ का मेंशन नहीं है, बेसिकली मेन यहाँ पे है या, यानी कि रैश और नेग्लिजेंट। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत आपको सजा सुनाई जाएगी और सजा क्या है यहाँ पे मेंशन है। ठीक,
वो क्या है कि 6 माह तक की आपको जेल हो सकती है, या फिर आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा, या फिर दोनों से आपको दंडित किया जाएगा। तो प्लीज़ जब भी आप सड़क पे चलें, रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग ना करें, अपनी सुरक्षा के साथ साथ बाकी लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर इंक्लूड्स द राइट टू अ मिनिमम वेजेस वॉज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन। जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे किस केस में सही ठहराया गया था? ऑप्शन है आर के पंडा वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वर्कमैन वर्सेस बिन्नी लिमिटेड, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कब आया था ये केस? तो 1982 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। सती प्रथा निवारण अधिनियम वर्ष किस में लागू किया गया था? ऑप्शन है 1980, 2013, 1988 या फिर 2005। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अ पर्सन with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the defense of India, the relations of India with the foreign powers or the security of India and for matters connected therewith is। यानी कि वह भारतीय कानून जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक निरोध का प्रावधान करता है, वो कौन सा एक्ट है? ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे, द इंडियन पीनल कोड 1860, CRPC 1973, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या फिर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। सही उत्तर है ऑप्शन डी, NSA, ये जिसको रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं, 1980 में आया था। उसी में ही प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। यानी कि अगर स्टेट को लगेगा कि भाई आप देश की रक्षा के लिए खतरा है, देश के जो विदेशी संबंध है दूसरे देशों से, अगर आप उनके लिए खतरा हैं, तो आपको क्राइम करने से पहले ही आपको डिटेन कर लिया जाएगा। ये प्रावधान इसी में मेंशन है, किसमें? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज अडॉप्टेड बाय द UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन द ईयर। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? ऑप्शन है 1966, 1948, 1945 या फिर 1946। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1948। तो अगर हम देखें वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स, तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। तो अभी 2025 का आने वाला है, तो अगर पूछेगा तो मे बी 2024 का पूछे, तो 2024 का जो थीम है वो ध्यान रखिएगा, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, ये थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIL इन इंडियन कंटेक्स्ट इज। भारतीय संदर्भ में PIL क्या है? अ जुडिशियली कंस्ट्रूड फिनोमेन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेवलपिंग स्टेज या फिर नॉट कॉमन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अ जुडिशियली कंस्ट्रूड फिनोमेनन या न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य। PIL में होता क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, तो जैसे मान लो जो डायरेक्टली अफेक्टेड लोग हैं, जरूरी नहीं है कि उनको अगर न्याय चाहिए तो वही जा करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। कई बार क्या होता है कि उनके लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं होता, या फिर उनको इतना ज्ञान नहीं है कि कैसे कोर्ट कचहरी काम करता है, उनके पास या उतने पैसे नहीं है लीगल एडवाइस को कंसल्ट करने के लिए। तो PIL का कॉन्सेप्ट रखा गया कि किसी और के बिहाफ में कोई और जा करके कोर्ट में दरख्वास्त लगा सकता है कि भैया इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी बता रखा है, कई सारे पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया था कि भैया अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है, वो अगर डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहा है कोर्ट तक, तो कोई और उसके बिहाफ में जा करके PIL दाखिल कर सकता है ताकि उसकी मदद हो सके। तो इसीलिए PIL का कॉन्सेप्ट रखा गया था। एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर इज अ क्राइम ऑफ। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच किस चीज का अपराध है? पैच, हैकिंग, डेटा इंक्रिप्शन या फिर फायरवॉल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैकिंग। सिंपल सी बात है, अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी के कंप्यूटर का लिया जाएगा तो वो क्या ही होगा? हैकिंग होगा ना।
आप बिना किसी की परमिशन के, उसके परमिशन के बगैर आप अवैध तरीके से अगर आप उसके सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं और घुस भी जाते हैं तो उसी को तो हैकिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the contingency fund of India? भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शंस हैं 366, 269, 256 या फिर 267। सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 267 इज रिलेटेड टू कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का आकस्मिकता निधि। अब बाकी के अनुच्छेदों में क्या है, तो आर्टिकल 366 में शामिल है संविधान में वर्णित विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया, इसमें डेफिनेशंस हैं। आर्टिकल 269 में क्या मेंशन है, संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, टैक्स, ऐसे टैक्सेस जो कि यूनियन लगाता है और कलेक्ट करता है लेकिन सौंपा किसको गया है, स्टेट को। फिर आर्टिकल 256 में आता है राज्यों और संघ की बाध्यता का उल्लेख करता है। Next question, according to the 10th schedule, any question regarding disqualification arising out of defection is to be decided by, यानी कि 10वीं अनुसूची के आधार पर दल बदल के उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है। तो कौन तय करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी कि सदन के पीठाधीन अधिकारी ये फैसला लेते हैं। अच्छा एक चीज और, हाँ, ये जो 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कब जोड़ा गया था, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 52वां 52nd, कब आया था, 1985 में आया था। ठीक, उसके तहत इसको ऐड किया गया संविधान में, किसको, 10वीं अनुसूची को। ठीक, तो व्हेन डिड द स्टेट उत्तर प्रदेश गेट इट्स स्टेटहुड, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शंस है 1948, 1950, 1947 या फिर 1975। सही उत्तर है 1950, ऑप्शन बी। तो भैया 24 जनवरी 1950 को इसको यूपी को स्टेटहुड मिली, और उसके पहले क्या था, ये यूनाइटेड प्रोविंसेस था, फिर बाद में इसका नाम बदला गया, उत्तर प्रदेश हुआ। ठीक है, और इसी 24 जनवरी को ही, कब, नोट कर लीजिएगा, 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2025 का जो यूपी दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी। प्रेजेंटली विच कंपनी ओन्स मैसेंजर, वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कौन सी कंपनी है? ऑप्शंस है लिंक्डइन, स्नैपचैट, फेसबुक या फिर ट्विटर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फेसबुक। और फेसबुक की पेरेंट कंपनी क्या है, मेटा। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with Attorney General of India? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? ऑप्शंस है आर्टिकल 76, 148, 54 या फिर 165। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। वर्तमान में कौन है, तो आर वेंकट रमणी है, आर वेंकट रमणी। आर्टिकल 148 में क्या है, कैग, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में कौन है, के संजय मूर्ति। तो ये हो गया 148। आर्टिकल 54 में क्या है, आप सभी को पता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है इसमें मेंशन, आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 165 किसके बारे में बात करता है, तो एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट की बात करता है, यानी जो एजी होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, उनके बारे में बात करता है। ठीक है, यूपी के अभी वर्तमान में कौन वो एडवोकेट जनरल है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उत्तर प्रदेश के। फिर है, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स, चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1907, 1927, 1916 या फिर 1922। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1907। इसी को सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। कांग्रेस में डिवीजन हो गया था, नरम दल और गरम दल एक दूसरे से अलग हो चुके थे। ठीक, कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि जब सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, तो जो आईएनसी का सूरत का सेशन हुआ था उसकी प्रेसिडेंसी किसने करी थी? तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष।
अच्छा हाँ, 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है, फिर मिल गए थे सभी लोग इसी में। Under the breath analyzer test, if a person is found to consume alcohol to a limit exceeding, then she shall be punished by the Motor Vehicles Act 1988. श्वास विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर मात्रा है इससे अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर व्हीकल एक्ट या मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा। बेसिक सी बात है, कह रहा है कि एक लिमिट है, अगर उस लिमिट के ऊपर ब्रीथ एनालाइजर में आपका अल्कोहल कंटेंट आया तो आपको दंडित किया जाएगा। अब वो लिमिट है क्या? तो 50 mg पर 100 ml ऑफ अल्कोहल, ml ऑफ ब्लड, 30 mg पर 200 ml ऑफ ब्लड, 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, या फिर 50 mg पर 200 ml ऑफ ब्लड। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। यहां पे आप देखेंगे ये आपको मिलेगा मोटर व्हीकल्स एक्ट का आर्टिकल सेक्शन है 185, ठीक है, जो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 है उसी का ये सेक्शन है 185, उसी में मेंशन है ये लिमिट। कहां पे, ये आप देखेंगे, मोटर यान को चलाते समय या चलाने का प्रयत्न करते समय जिस किसी के रक्त में किसी श्वास विश्लेषक या किसी अन्य परीक्षण जिसके अंतर्गत प्रयोगशाला परीक्षण भी शामिल है, परीक्षण किए जाने पर रक्त के प्रति 100 ml में 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल पाया जाता है। तो यानी कि जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट है वो यही है, 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक। तो इसलिए आपको दुविधा ना हो, आपको प्रॉपर ऑथेंटिक जानकारी मिले, तो ये मैंने उसी एक्ट की एज इट इज कॉपी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखी है, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, बट जो काम की चीज थी, जो मेन था, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगला प्रश्न है द नेशनल बोर्ड, ये बोर्ड है, ठीक है, द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL was constituted by the central government under section of the Wildlife Protection Act 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था, पूछ रहा है कि उसके किस सेक्शन के अंतर्गत NBWL यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया। ऑप्शन है धारा 5A, सेक्शन 2A, सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 13। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेक्शन 5A के अंतर्गत NBWL की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन है 18, 22, 16, 12। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, उसी में मेंशन है ये। कह रहा है विच ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। आहार नली का कौन सा अंग अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? ऑप्शंस है लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, लीवर या फिर पैनक्रियास। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लार्ज इंटेस्टाइन। ये रही इमेज। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है इसके पार्ट्स के नाम। तो जो मेन मुख्य पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है सीकम, ठीक, और अपेंडिक्स। तो बेसिकली यहाँ से छोटी आंत आकर के जब बड़ी आंत में जुड़ती है, उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहते हैं? इलियम कहा जाता है, ठीक है। तो बाकी के जो मेजर पार्ट्स हैं बड़ी आंत के, सीकम, कोलन, इधर भी आपको कोलन मिलेगा, फिर यहाँ भी कोलन मिलेगा, फिर यहाँ पे आता है ये भी कोलन, फिर रेक्टम आता है और फिर एनस आता है। तो बेसिकली कौन से पार्ट्स हो गए? अपेंडिक्स, सीकम, इलियम, कोलन, रेक्टम और एनस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं बड़ी आंत के। Which eminent jurist and constitutional expert described the preamble of the Indian Constitution as the identity card of Constitution? किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? ऑप्शंस है के एम मुंशी, सर अर्नेस्ट बाकर, एन ए पलखीवाला या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एन ए पलखीवाला। इन्होंने ही कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दैट इज, उसी में जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगला प्रश्न है क्रिमिनल मिसकंडक्टेड बाय
sorry, criminal misconduct by a public servant is dealt under section of the Prevention of Corruption Act 1988. तो 1988 में एक और एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत निपटाया जाता है? ऑप्शंस हैं सेक्शन 13, सेक्शन 4, सेक्शन 7 या फिर सेक्शन 2। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेक्शन 13 या धारा 13। इसी में अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो अगर कोई क्रिमिनल मिसकंडक्ट करता है तो उसके लिए इसी में ही सजा का प्रावधान है, पर्टिकुलर इसी सेक्शन में बात की जाती है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।